हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। आज का दिन बड़ा गौरवशाली है हम सभी के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए, कि आज के दिन 6:04 पर जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उद्देश्य है सॉफ्ट लैंडिंग का, यानी कि आराम से जो चंद्रयान 3 है वो लैंड करेगा और वहाँ पर मिनरल्स है ना, पानी वगैरह के बारे में जानकारी और तमाम जानकारियाँ वहाँ से इकट्ठा की जाएंगी। तो हम सभी के लिए एक गौरवशाली क्षण होगा। तो चाहिए कि हम भी उसको लाइव देखें, ठीक है ना। उसको दूरदर्शन के चैनल पर आप कई माध्यम है, सोर्स हैं, उनके माध्यम से आप उसको देखिए और उसको आप क्या कीजिए, महसूस करिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। हम सेट नंबर 8 पे बात कर रहे थे और उसमें हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने सॉल्व भी करे हुए थे। तो उसके आगे से आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक। गारंटी है, हर एक सेशन में बोलते हैं गारंटी है कि ऐसा कोई सेशन नहीं जाएगा जिसमें बताए गए जो भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन आपको ना समझ में आए। उसका बिल्कुल बेसिक आपको बताया जाएगा, है ना, ताकि आपको उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं? क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 से। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है। इसमें आपको कुछ इक्वेशन दी हुई नहीं लिखना पड़ेगा आपको। इसमें हम सारे इक्वेशन लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ से समझ में आ जाए। एक है 2x² - 3x + 6 = 0, एक इक्वेशन नंबर। अगली है x² + 3x - 3 = 0 है। अगली इक्वेशन है √2x² - 3/√2x + 1 = 0। और अगली जो नंबर है वो D है 3x² - 3x + 3 = 0। इन तीनों इक्वेशन में आपको दी हुई है तीनों इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन से आपको ये चीज़ दिखाना है कि किसमें मूलों का योग जो है वो 3 है। मूलों का योग का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हम -b/a बोलते हैं। और -b/a जब रखते हो तो वो 3 आ जाए, ये आपको दिखाना है। क्या काम ने? जो मूलों का योग है उसको हम देखिए, कोई द्विघात समीकरण है यानी कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। उसमें मूलों का योग, अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें 2 मूल आएंगे आपके पास। कितने मूल आएंगे? 2 मूल आएंगे। एक मूल को आप अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे मूल को हम बीटा मान लेते हैं। तो जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हो तो क्या करते हो? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा जिसे हम मूलों का गुणनफल कहते हैं, वहाँ पे आप करते हो तो क्या करते हो? वहाँ पे आप c/a लिखते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो हम मूलों का योग ही पूछा हुआ है। आप यहाँ से देखो, पहले इक्वेशन से देखो, आप कहीं से देख लो। पहले इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ पर b क्या है? b देखो, इसकी तुलना कराओ। इसका जो मानक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या है? वो है ax² + bx + c। क्या है? ax² + bx + c = 0। यही तो समीकरण है ना। बराबर 0 लिखना जरूरी, क्योंकि समीकरण के लिए बराबर में साइन होना चाहिए। मतलब 0 आपके दो पक्ष होंगे, ठीक है। LHS = RHS, ठीक है। तो जो समीकरण होता है उसमें 2 पक्ष होने जरूरी होते हैं, इसलिए बराबर 0। तो यहाँ पर b कितना है? तुलना कराओ, उससे कंपैरिजन कराओ। ax² + bx + c। तो b से तुलना कराओगे तो -3, a से तुलना कराओगे तो 2, और c से तुलना कराओगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर b से तुलना कराओगे 3, a से तुलना कराओगे तो -1। ध्यान देना, यहाँ पे माइनस का x² मतलब -1 होगा यहाँ पे, ठीक है। और c का मतलब यहाँ पे -3। इसमें तुलना कराओगे, a का वैल्यू √2 हो जाएगा, b की वैल्यू
3/√2 हो जाएगा और सी की वैल्यू 1। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू -3 हो जाएगी और सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं अभी तक का डिस्कशन जो है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। तो हमसे मूलों का योग पूछा हुआ है, मूलों का योग पहले से ही हम देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले वाले से देखते हैं हम। माइनस का क्या होता है, b/a, b देखिए कितना है यहाँ से, -3 है, बिल्कुल ठीक। माइनस का ध्यान देना, माइनस एक सूत्र का है और एक हमने -3 यहाँ पर ये है, ये -3 और a जो है वो 2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा और ये आगे माइनस गुणा करके प्लस 3/2। तो क्या बताइए 3 आ रहा है, मूलों का योग 3 हो रहा है, मूलों का योग जो है वो 3/2 ही यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब 3/2 है, तो ये तो है नहीं, इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो हम ये जो है ये इक्वेशन जो है वो इसके लिए गलत है, मूलों का योग इसमें जो है 3 नहीं आ रहा है। अगला देखते हैं हम, सेकेंड इक्वेशन में अप्लाई करके देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में b कितना है, b देखिए यहाँ पे 3 है, b कितना है 3 है, तो b को हम क्या करते हैं, यही देखो ना b क्या है 3 है, तो माइनस का ना तो माइनस लगा देते हैं हम। a कितना है, -1 है, a -1 है, तो माइनस से माइनस डिलीट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 3/1। अरे 1 से आप किसी भी नंबर को भाग दो तो वही आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है ना, तो ये बराबर किसके हो जाएगा 3 के। तो मूलों का योग यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मीनिंग है जो इक्वेशन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है, वो सेटिस्फाई करता है कि मूलों का योग जो है वो कितना है, इसमें 3 है। अब ये आ गया तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं होगा, ये होगा ही नहीं होगा, ठीक है ना ये है ना ये है ना ये है, यही आप चेक करना चाहो तो अब आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ उसको, आप इसको खुद करिए, ठीक है, और देखिए फील करिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मैंने 2 में आपको करके दिखा दिया, बाकी 2 आप खुद करिए, ताकि अब ऐसा नहीं कि अब क्या सर जी उत्तर आ गया अब हम आगे करेंगे, नहीं, यही तो समस्या है ना, यही तो रोना है। आपको यहाँ पर करिए ताकि आपको थोड़ा चीज़ें फील हो, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, तभी तो चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार में कोई चीज़ हवा ही नहीं समझ में आती, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कई बार बोला हुआ है कि कोई भी व्यक्ति के पीछे एक संघर्ष होता है, उस संघर्ष से वो निकलता है, वो जूझ करके वो निकलता है, वो समझता है। तो आपको लगता है कि कोई चीज़ें कर पा रहा है आराम से, कोई भी चीज़ है वो, कोई यही नहीं है कि शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है ना, वो चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी वो किसी भी क्षेत्र में जाओ, ठीक है ना, आप कृषि में चले जाओ, आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, आप डॉक्टरी में चले जाओ, ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र में जाओगे, ठीक है, तो हर जगह मेहनत है। मेहनत से ही वो आदमी निखर करके आता है और आपको लगता है कि इसके लिए तो चीज़ें बड़ी आसान है, आराम से चीज़ें कर पा रहा है, तो वो कर पा रहा है, तो आप उसके पीछे उसका संघर्ष है, ठीक है, तो आप भी कर पाओगे, आप भी उसके जैसा ही, उससे आप ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। यानी कोई व्यक्ति अगर आपको लगता है कि ये बहुत काबिल आदमी है, कि बहुत काबिल आदमी, उससे भी आप स्ट्रांग बन सकते हो, उससे ज़्यादा भी आप काबिल बन सकते हो, उससे भी ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन उसके लिए बशर्ते आपको उससे जितना उसने करा उससे आप ज़्यादा मेहनत कर दीजिए, हो गया आपका सिंपल। क्योंकि हर एक चीज़ पूरी डिपेंड है मेहनत पे, आप पे, ठीक है। आप मेहनत जितनी करिए उतना ही आपका काम होगा, ठीक है। अगला है इसमें कहता किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 101, तो an बराबर हैं ये चीज़, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, an आपको दिखाना है। अब ये आपको जो है समांतर श्रेणी एक चैप्टर है आपके पास, उस चैप्टर में आपको ये देखने को मिलता है। इजी क्वेश्चन है, आराम से बेस्ड ऑन ये बिल्कुल फॉर्मूले पे बेस है, ठीक है ना। हमको मालूम है कि जो an होता है ना, an बराबर a प्लस
n-1 और d, इसके क्या होता है बराबर होता है। an ही पूछा हुआ है और an बराबर दिखाना है, मतलब an ही आपको क्या करना है यहाँ पे निकालना है। an बराबर आपको a + n-1 d। आपको क्या करना हुआ है इसमें, आपको सारी चीज़ें दे ही रखा है, n बराबर दे रखा है, a बराबर भी दे रखा है, आप देखो ना सारी चीज़ें आपको दे रखा है, a भी दे रखा है 3.5, n भी आपको यहाँ पे दे रखा है 101 और आपके पास d भी आपको यहाँ पे दे रखा है। अब आप यहाँ पर देखिए a n कितना है, मतलब हमसे ये जानना चाह रहा है कि जो 101वां पद है वो क्या है। हमसे क्या जानना चाह रहा है, हमसे ये सवाल ये जानना चाह रहा है कि 101वां पद कौन सा है। पहला पद तो दिया हुआ है, पहला पद कितना है 3.5 है, तो दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरीके से आप हमको ये बताइए कि 101 यानी कि 101वां पद कौन सा है, ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए बराबर a 3.5 n आपके पास 101 माइनस क्या है 1 है गुणे 0 है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। d की वैल्यू 0 है, a 101 बराबर 3.5। अब 101 में से 1 आप माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 आ जाएगा, नहीं आएगा। अरे 101 में से आप 1 माइनस करिए कितना बचेगा 100 गुणे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा, छूट गया है ना, गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्लियर। 101 बराबर 3.5 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करा दोगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। n की वैल्यू 101 ही ना, 101 पुट करा, -1 है तो 101 में से 1 माइनस करा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणे 100 है, 100 से जब किसी 0 से किसी भी नंबर को गुणा करो तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये हो गया। तो रिजल्ट आपके पास क्या आया 101 बराबर 3.5 ही आ जाएगा, यानी कि जो 101वां पद होगा तो वो भी क्या होगा 3.5 होगा। अब इससे क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला, इस यानी कि ये तो अपने रिजल्ट हमने रिजल्ट निकाल दिया कि जो 101वां पद है वो 3.5, जो पहला पद है वही क्या है 101वां पद है, यही तो आ रहा है ना, आप देख ही रहे हो, जो पहला पद है वही क्या है 101वां पद है। अब देखिए क्या बात हमको समझ में, यहाँ से क्या रिजल्ट आपको क्या निकल के आया, यहाँ से ये बात हमको समझ में आई कि अगर जो d है ना, d का मतलब दो पदों के बीच अंतर, कोई भी दो पद हैं, ठीक है, उन दो पदों के बीच अंतर अगर 0 है, किन्हीं भी दो पदों की मतलब जितने भी पद होंगे उनके पदों का जो बीच का अंतर है वो अगर 0 आता है, पदों के बीच का अंतर क्या आता है 0 आता है, उस कंडीशन में जो पहला पद होता है वही सारे पद होते हैं। नई बात समझ में आई, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खास बात है। खास बात क्या है, वो चीज़ें हमने अभी आपको क्लियर कर दी और ये आपको फिर हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट बन जाएगा एक तरीके का, ठीक है ना। फिर आपको ये हल करना नहीं पड़ेगा, आप सीधे बता दीजिए। अरे पूछा कि आपके पास यदि a बराबर 5 है, मान ली a बराबर 5 है, d बराबर 0 है, n बराबर 180, n बराबर क्या 180 है, तो इसका मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि 180 वाला पद कौन सा है। तो अगर d बराबर 0 तो 180 वाला पद जो पहला पद है, हमने पहला पद 5 बोला तो 5 हो जाएगा उत्तर उसका, मतलब इसको भी नहीं हल करना है आपको। तो यही तो बताना चाह रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट ये है, हमने क्या कहा कि आपको एक समांतर श्रेणी मतलब एक आपको क्या मिलेगी, पूरी सीरीज मिलेगी, एक पूरी क्या मिलेगी सीरीज मिलेगी। तो वहाँ पे आपको जो समांतर श्रेणी होती है उनके बीच में किन्हीं भी दो आप पद लीजिए, उन दोनों पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम निकल के आता है। जो समांतर श्रेणी होती है, क्या काम ने, जो समांतर श्रेणी होती है उनके पदों के बीच जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम आता है। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस 0 का है, अब सेम आएगा, वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा 0 आएगा। सेम का मतलब हो सकता है कि जो एक समांतर श्रेणी दी हुई है उन सभी समांतर श्रेणियों में डिफरेंस क्या है 2 का है। जैसे हमने बोला एक फिर 3 आ गया, 1 आ गया, फिर 3 आ गया, ठीक है, 3 के बाद फिर कितना आ गया 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 11 आ गया। अगर इस तरीके से दिया हुआ है इसका मतलब उनके बीच आप कहीं पर भी देखोगे 2 पद उठाओगे, ठीक है, उन दोनों पदों के जो बाद वाला पद है उसको पहले वाले पद से जब आप माइनस करोगे तो आपको वही क्या हो जाएगा मालूम चल जाएगा, तो डिफरेंस पता चल जाएगा। और हर जगह मतलब 2 पद आप कहीं से भी उठाओगे उन दोनों पदों में जब आप घटाओगे तो आपको वहाँ पे सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, मतलब डी जो मिलेगा वो आपके पास अंतर जो मिलेगा वो हमेशा बराबर मिलेगा। यही इसकी खासियत है समांतर श्रेणी की, यही इसका बेसिक है, यही इसका मूल है कि दो अगर उसमें डिफरेंस आप देखोगे किन्हीं भी 2 पदों के बीच तो वो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। अब यदि डिफरेंस
जीरो का है, डिफरेंस क्या है, जीरो का है, डी हमेशा जीरो है, तो उस स्थिति में जो पहला पद होता है वही सारे पद होते हैं। पहला पद अगर 3.5 है, दूसरा पद भी 3.5 होगा, चौथा पद भी 3.5 होगा, 10वां पद 3.5 होगा, 100वां पद 3.5 होगा, 180वां पद 3.5 होगा, 2000वां पद 3.5 होगा, 9000वां जो है पद 3.5 होगा, लाखवां पद 3.5 होगा, 2 लाख पदवां पद 3.5 होगा। क्या मतलब कि आप कोई भी पद लोगे, अगर डी का मान जीरो है, इसका मतलब सारे पद वही होंगे जो पहला पद हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बढ़ते मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को भाग करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल आए हैं, है ना, 8 शेषफल आए, है ना, हैं, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, वो 13 है, वो 65 है, वो 875 है, या फिर 1750। ठीक है, ये है, ये आपको दिखाना है। क्या है क्वेश्चन, रिपीट करते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या आपको क्या करनी है, वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें 70 और 125 को भाग करने पर, है ना, जिसमें 70 और 125 को भाग करने पर, मतलब वो आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें अगर हम 70 को क्या करें, भाग करें, जिससे, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें अगर हम 70 को भाग करें, वो बड़ी से बड़ी जो संख्या है उस संख्या से, ध्यान से समझिए, वो बड़ी से बड़ी आपको संख्या बतानी है, वो संख्या आपको बतानी है जिससे अगर हम 70 को भाग करें और 125 को भाग करें तो शेषफल 5 आ जाए और क्या आ जाए, 8 आ जाए। यानी कि पहले वाले में शेषफल 5 आना चाहिए, दूसरे वाले में शेषफल 8 आना चाहिए। ये हमसे पूछा हुआ है, बात को यहाँ पर समझिए। शेषफल ये है, अगर हम 70 में से 5 घटा दें तो जो संख्या आएगी वो पूरी कट जाएगी ना, उससे कटेगी कि नहीं कटेगी, बताओ, नहीं कटेगी। अरे शेषफल हट ही जाएगा, मतलब शेषफल जब हट गया तो वो संख्या कट गई ना, इसका मतलब उससे वो जो संख्या उससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आई। अगर हम 125 है, 125 से शेषफल कितना बचा हुआ, 8 बचा हुआ है, तो शेषफल को हटाइए, क्योंकि शेषफल हटा दीजिए तो इसका मतलब वो संख्या पूरी कट गई है ना, तो वो 0 आ गया है, शेषफल क्या आ गया, 0। बात को पकड़िए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 70 है, शेषफल 5 बच रहा है, 125 है, शेषफल 8 बच रहा है। इसका मतलब अगर आप 70 में से 5 घटा दो, इसका मतलब जो बचेगा वो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो उसको क्या कर देगी, काट देगी, पूरी काट देगी। बिल्कुल डन है, ठीक है ना, शेषफल नहीं बचा, इसका मतलब वो काट दिया है। 125 है मतलब 8 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो शेषफल 8 बचा है ना, 8 घटा देंगे तो वो संख्या कहने मतलब वो उसको काट दिया है, तभी तो 0 आ गया है ना, शेषफल नहीं बचा हुआ है। तो ये मतलब है, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। देखिए, अगर हम 70 में से 5 को घटा देते हैं, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 65, और यदि 125 है, कितना है, 125 है, इसमें में से हम 8 को माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा, 15 में से 8 चला जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, एक 1 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। इतनी बात अब तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात सुनिए। आगे की बात आपको ये सुननी है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें 70 और 125 को भाग करने पर शेषफल 5 और 8 शेषफल है। इसका कहने का क्या मतलब है, यानी कि आपको वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो इसको और इसको क्या कर दे, विभाजित कर दे।
इसको और इसको क्या कर दे, विभाजित कर दे। अब इसको तो विभाजित पूरा कर नहीं पाएगा जो वो नंबर होगा, ठीक है, यानी कि 70, क्योंकि शेषफल 5 बच रहा है तो इसको कैसे पूरा काट देगा वो, ठीक है ना। इसमें शेषफल क्या है 8 बच रहा है तो इसको तो नहीं काट पाएगा, लेकिन जो 65 निकल के आया है और जो 117 निकल के आया है इसको तो वो कर ही देगा, इसको तो वो, क्योंकि जो शेषफल बच रहा है उसको हमने घटा ही दिया ना, तो कहने का मतलब वो जो निकल के आएगा वो इसको क्या कर देगा, पूरा विभाजित कर देगा। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा, मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर आपको दिखाना पड़ेगा जो इसको क्या कर दे, विभाजित कर दे, इन दोनों को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे HCF आपसे ओवरऑल यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है HCF कॉमन, वो बड़ा से बड़ा नंबर ही आपको बताना है। अब वो जो इसको क्या कर दे, विभाजित कर दे और इसको विभाजित कर देगा, तो यहाँ पर जब हम उससे इसको क्या करेंगे, जब हम भाग देंगे, ठीक है ना, वो जो नंबर आएगा तो शेषफल 5 बच जाएगा। अब हम आपको दिखा देंगे वो क्या आया है, वो हम आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। वो जो नंबर लेकर के आएंगे उसमें हम जब भाग करेंगे, इसको जब हम भाग करेंगे, ठीक है ना, उस नंबर से इसको जब भाग करेंगे तो शेषफल 5 आ जाएगा, और इसमें जब हम उस नंबर से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 8 शेषफल आ जाएगा, उसको भी हम दिखा देंगे। लेकिन यहाँ से ये कंक्लूजन आता है, इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, HCF, वो बड़ा से बड़ा नंबर हमको दिखाना है जो इसको विभाजित कर देगा। इसका मतलब आप HCF दिखाइए, HCF क्या दिखाइए, मतलब वो नंबर आपको दिखाइए जो इसको काटे, तो HCF हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है। तो ध्यान देकर आप समझिए, यहाँ पर आपको क्या पूछा हुआ है, HCF। इतना डिस्कशन करने का मीनिंग यही है, मैंने शुरू में ही बोला हुआ है, बिल्कुल बेसिक, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है आपको फील होगा, जब तक मज़ा ना आए तो पढ़ने में क्या फ़ायदा, ठीक है। सेशन जब तक पढ़ने में मतलब एंजॉय करिए, एंजॉय से पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेस में तो क्या मतलब स्ट्रेस में पढ़ने का, ठीक है। एंजॉय करके पढ़िए, बढ़िए से, आराम से, ठीक है। चलिए, इसमें आपको HCF दिखाना है, तो HCF हमने एल्गोरिदम, चूँकि 10th क्लास में हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बताया हुआ है आपको, आराम से उसकी मदद से कर सकते हो, नहीं तो भाग विधि से आप इसको बड़ी आराम से कर पाओगे। चलो, यहाँ पर क्या है, 65 जो है वो 117 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब आप 65 से 117 को क्या दीजिए, भाग दीजिए, ठीक है। देखिए 2 बार जाएगा, 2 बार तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, अरे 2 बार 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा, तो एक बार ही लेके जाते हैं। 7 में से 5 गया, 2 बच गया, यहाँ पर कितना है 11, 11 में से 6 चला जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, ठीक है, कुछ बचा नहीं, ये 65 बिल्कुल, अब भी एक बार ही जाएगा, है ना। क्या तरीका है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तरीका है, ठीक है। अब इतना तो बेसिक नहीं बताया जा सकता कि अब इसको भी चलें हम बताते चलें, तो फिर इतनी वीडियो लेंदी हो जाती है कि, है ना। तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप करिए, कुछ चीज़ें ऐसी जो इतनी माइनर रहोगी, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि जो भी माइनर चीज़ें, माइनर से माइनर चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो यहाँ पर 52, 5 - 2 मतलब कितना बचेगा, 3, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 52, तो कितना हो जाएगा, 4, ये तो यानी कि ख़त्म हो गया ना। एक बार फिर से देख लीजिए, 65 को एक बार लेकर गए तो आपके पास कितना है, 7 - 5 मतलब 2 बचेगा, 11 1 है तो यहाँ पर हासिल लिया, तो 11 - 6 मतलब कितना बचेगा, 5 बचेगा, इसको यहाँ पे लिख दिए। अब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 65 है ना, 65 है मतलब क्या है, 2 बार जाएगा नहीं, एक ही बार लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 52 हो गया, 5 - 2 मतलब 3 बचेगा, और 6 - 5 मतलब कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर क्या है, 52 है, 52 का मतलब 13 चौको 52, ये हो जाएगा। तो ये देखो जो वहाँ पे भाजक बचता है लास्ट में, ठीक है, जहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है, जहाँ पर शेषफल 0 आ जाता है, तो जो भाजक लास्ट में बचता है वही उन 2 संख्याओं, 3 संख्याओं, जितनी भी संख्या का आप HCF पूछा हुआ है आपसे, ठीक है, वही उसका HCF हो जाता है। तो बताइए HCF क्या हुआ यहाँ पे, HCF यहाँ पे 13 हो गया। इसका मतलब कि जो 65 है और जो 17 है उसको विभाजित करने वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वो 13 है। कैसे है, 13 पचे कितना होता है, 65 होता है, और 13 नवैया कितना होता है, 117 होता है। 13 पचे 65 होता है, 13 नवैया 117। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वो 13 ही है। और कोई बड़ी संख्या बता दो जो 65 को विभाजित करे और 117।
इनाम है आपके लिए, ठीक है ना। आपके लिए इनाम ये है कि हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 65 को भी विभाजित करे और 117 को विभाजित करे। ये आपके लिए इनाम है। अगर आपने वो संख्या बता दी मेरे को तो वो इनाम आपके बाई पोस्ट में आपके यहाँ से वो इनाम जो भी इनाम होगा वो आपके यहाँ से आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। बाई पोस्ट है ना, आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन हमको वो संख्या बताइएगा आप, ठीक है, कि जो 65 को भी विभाजित कर दे और 117 को विभाजित कर दे, वो संख्या है। एक टास्क है आपके लिए, ठीक है, वो संख्या हमको आप बताइए। ठीक, चलिए, तो हमने क्या कहा, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 13 है, जो 65 और 117 को क्या करेगा, विभाजित कर देगा। तो कितना निकल गया यहाँ पे, 13 निकल करके आता है। यानी कि इसका आंसर भी कितना है, वो 13 ही है। अब क्या कहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको और इसको हम जब मुझसे विभाजित करें तो शेषफल 5 है, 8 है, उसको भी मैं दिखा दूँ। देखो फील जब तक क्वेश्चन ना हो तब तक मज़ा कहाँ है ना। देखो 70 है ना, 70 कितने से भाग करना है, उस हमने निकाला हुआ आंसर ना 13। 13 5 कितना होता है, बोलो। शेषफल आया 5, शेषफल 5 आ रहा है, वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 1 to 5 है, यानी कि 13 9 117 बिल्कुल होता है। 15 में से 7 चला जाएगा, 8 7 15 0 0। बताओ शेषफल 8 आ रहा है, शेषफल आ रहा है। तो वो संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। इतनी देर से डिस्कशन में इसी पे कर रहा हूँ, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 13। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये कितना है, 7 कितना है, 13 है। तो क्या बोलेंगे, अतः वह बड़ी से, आप चाहो तो, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे ये सवाल दिया हुआ है तो आप अपनी समझ तो बता ही सकते हो ना कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 13 है, जो 70 और 125 में भाग करने पर शेषफल 5 और क्या है, 8 आता है। इतनी चीज़ें तो आप लिख ही लोगे, ठीक है ना, इतना तो आप करो, ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या 13 है। तो मैंने तो इतना लिख दिया, बाकी आप अपनी समझ का इस्तेमाल करके आप इसको करिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हमको अगर आपने बता दिया, मैंने अभी एक क्वेश्चन करा हुआ है आपसे, वो क्वेश्चन ये करा हुआ है कि आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। हमने 13 बता ही दिया, ठीक है ना। हमको वो आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 65 और 117 को क्या कर दे, विभाजित कर दे, ठीक है ना। वो बड़ी से बड़ी संख्या, अगर कोई और संख्या अगर ऐसी है तो आप अगर हमको बताते हो तो आपको उसका मैं इनाम दूंगा, ठीक है ना, उसका प्राइस दूंगा, और वो भी बाई पोस्ट आपके यहाँ पहुँच जाएगा अगर आप वो ऐसी संख्या हमको बता देते हो। हमने बता दिया वो 13 है। अगर आपके समझ में कुछ आता है तो आप भी बताइए उसको। अब बता देते हो तो इसका इनाम मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके लिए आप चिंता नहीं करिएगा। जैसे मुझे जैसे पता चलेगा कमेंट बॉक्स में कि फला आदमी ने करा है, मैं तुरंत जो है वो इनाम जो है डिलीवर करा दूंगा आपके घर पे, ठीक है, बाई पोस्ट। चलिए अगला है क्वेश्चन। यदि रैखिक समीकरण, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है, का कोई युग्म संगत है, तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। ये हमसे क्या करा हुआ यहाँ पे पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
चलो देखिए, क्या पूछा है हमसे? पूछा भाई यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म क्या है, संगत है, तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। आपको मैंने जब रैखिक समीकरण पढ़ाया था तो वहाँ पर एक डिस्कशन किया था आपसे कि हम चेक करते हैं कि कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत है, कौन सा रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। उसके लिए मैंने आपको नियम भी बताए थे। नियम क्या थे, रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि a1/a2 बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं, मतलब रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। पहली बात क्लियर। क्या कहा हमने? हमने ये कहा कि यदि a1/a2, अब ये a1/a2 क्या है, b1/b2 क्या है, इसका मतलब यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दी जाती हैं। क्या दी जाती हैं? दो इक्वेशन दी जाती हैं। एक इक्वेशन से आप a1 निकालते हो, b1 निकालते हो, इक्वेशन दी जाएंगी। एक मानक समीकरण होगा, यानी कि a1x + b1y + c1 = 0, वो एक मानक समीकरण हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन जो, यानी दूसरा जो इक्वेशन दिया जाएगा, उसके लिए मानक समीकरण a2x मान लोगे + b2x + c2 = 0 मान लोगे। तो आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से तुलना करके आप क्या कर सकते हो, वहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप निकाल लोगे आराम से। ठीक है, तो मैं अब बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक ना, कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अगर आप a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो और ये दोनों बराबर ना हो, है ना, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 हो, मतलब ये दोनों बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट देती हैं। किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु पर क्या कर देंगे? कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या कर देंगे? काट देंगे। दूसरी चीज, यदि नंबर 2 a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, क्या काम ने? यदि a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के। रिपीट करता हूँ मैं, यदि a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो, लेकिन बराबर नहीं हो, डज नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, मतलब ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जो दोनों रेखाएं होंगी वे बिल्कुल क्या होंगी? पैरेलल होंगी। वे एक ऐसे होगी तो एक ऐसी होगी। ये अनंत तक आप इसको बढ़ा दो, दोनों तरफ, इधर भी बढ़ाओ इधर भी बढ़ा दो। दो रेखाएं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसको भी आप अनंत तक उधर बढ़ाओ, इसको भी आप अनंत तक बढ़ाओ, ये कहीं भी एक दूसरे को क्या करेंगी? नहीं काटेंगे। उनके बीच का अगर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का है तो वो अनंत तक 5 सेंटीमीटर तक का ही बना रहेगा। नियम नंबर 3, यदि a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो बराबर c1/c2 हो। रिपीट करता हूँ, यदि a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो बराबर c1/c2 हो, वो भी बराबर हो, मतलब तीनों यहाँ पर क्या है? तीनों भाग बराबर हैं, तो उस कंडीशन में रेखाएं क्या हो जाती हैं? संपाती होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं? संपाती। मीनिंग है कि जो दोनों रेखाएं होंगी वे एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। दोनों रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, ठीक है ना, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो उस कंडीशन में जो समीकरण युग्म होता है तब भी संगत होता है। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा जब a1/a2, एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। यदि a1/a2 हो बराबर b1/b2 ना हो, ठीक है ना, a1/a2 हो डज नॉट इक्वल b1/b2 हो, उस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं और समीकरण युग्म जो होता है वो संगत होता है। यदि a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के, तो उस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं और समीकरण युग्म जो होता है वो असंगत होता है। अगली कंडीशन a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो बराबर c1/c2 हो, तो उस कंडीशन में रेखाएं संपाती होती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं और
वे और उस कंडीशन में रैखिक जो समीकरण युग्म होता है वो भी संगत ही होता है। मतलब कितने कंडीशन में संगत हुआ, एक तो प्रतिच्छेदी वाले में मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, उस कंडीशन में भी क्या है जो संगत है, और एक यहाँ पे हमने देखा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस कंडीशन में भी जो है समीकरण युग्म जो है वो भी संगत है, दो कंडीशन में। अब जो पहला है, पहले में तो केवल एक ही हल निकल के आएगा। पहले में क्या आएगा, जो पहला a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, उस कंडीशन में केवल एक हल आता है। केवल क्या आता है, एक हल आता है। दूसरे में, अब हल का मतलब मूल, वहां पर केवल एक हल ही निकल करके आएगा, ठीक है। और जो दूसरा हमने कंडीशन बताइए a1/b2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 नहीं है, उस कंडीशन में समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं। समीकरण युग्म के कोई हल आप नहीं बता सकते, ठीक है। समांतर की स्थिति में उसके आप कोई हल ही नहीं बताओ, क्योंकि कहीं पर एक दूसरे को काट ही नहीं रही है, वो उधर निकल जा रहा है, ये इधर, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही है, वो अलग दुनिया में जा रहे हैं, अलग दुनिया में। हाँ, उनके बीच जो दूरी है वो बनी हुई, बाकी ये अलग है, वो अलग है, उनसे कोई मतलब नहीं है। अगली कंडीशन में हमने वहाँ पर बोल ही दिया कि जो है a1/a2 है बराबर b1/b2 है बराबर क्या c1/c2 है, तो उस कंडीशन में क्या है, संगत है समीकरण युग्म, ठीक है। और वहाँ पर संपाती है, और वहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे संपाती की स्थिति में। देखो ये कैसी कंडीशन है, प्रतिच्छेदी की, समझ में आ रहा है, और एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं, मतलब ये कैसी कंडीशन है, प्रतिच्छेदी की। ये कैसी कंडीशन है, अब देखो इनको आप बढ़ाओ, इधर बढ़ा लो, इधर आप बढ़ा लो इसको, ये अलग है, मतलब ये जो हो इनका ये चीज़ हर जगह जो है, अरे मेरा चित्र सही से नहीं बना है तो उसके लिए नहीं सोचो मिल जाएंगे सर जी, इसको बढ़ाओ, इधर आगे मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आप कहीं पर देखोगे वो हर जगह सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी है, क्योंकि मिल ही नहीं रही तो हल कैसा निकलेगा, कोई हल नहीं। और कैसा है, समांतर है ना, कोई हल स्थिति में आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर अद्वितीय हल प्राप्त होता है। कैसा हल मिलता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब यूनिक, हमने बता दिया केवल एक हल आपको वहाँ पे मिलेगा, जिसको हम अद्वितीय हल, क्योंकि सिंगल है तो अद्वितीय हल है। तो अरे दुनिया में अगर कोई चीज़ एक अकेली होती है तो वो अद्वितीय है ना, यूनिक है। अरे कहने का मतलब जैसे हमने कहा ताजमहल, ताजमहल क्या है, यूनिक है। ताजमहल वो अद्वितीय है, यानी कि यूनिक है, वो दुनिया में एक ही है ताजमहल, है ना। तो इसलिए उसको हम अद्वितीय बोल सकते हैं वहाँ पे, ठीक ना। जो यूनिक होता है उसी को हम अद्वितीय बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी, और जिसको हम अद्वितीय हल वहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पर कोई हल नहीं मिलेगा। रेखाएं यहाँ पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं, जैसे आपने दिखा दिया। तो इसका हमने ये देखो चित्र बना के दिखा दिया। अगली जैसे एक रेखा ये वाली है, एक रेखा क्या है, एक रेखा यहाँ पर, चलिए एक रेखा है AB, एक रेखा क्या है, AB है। एक दूसरी, ये कैसी स्थिति है, संपाती की स्थिति हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी रेखा भी ये देखो, दूसरी भी रेखा आप यहाँ से देख लीजिए, AB है, इसको हम CD बोल देते हैं, ठीक है। दूसरी रेखा भी देखो एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट ऊपर है। ये कंडीशन होती है संपाती की। ये कैसी कंडीशन होती है, संपाती की। और इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से कितने हल आते हैं, अनेक हल निकल करके आएंगे। तो इस डिस्कशन से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप खुद ही बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती। क्या होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती, ठीक है। बस एक तरीके का कॉन्सेप्ट था, ये आपसे कॉन्सेप्ट से ही पूछा हुआ है। इसमें आपके विकल्प दिए हैं सदैव संपाती, समानांतर, सदैव प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी या संपाती। तो अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो आप बताओगे, अन्यथा आप कुछ भी लगा दोगे, ठीक है ना। समांतर लगा दोगे, सदैव प्रतिच्छेदी लगा दोगे, सदैव संपाती लगा दोगे, जब आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। बाकी चीज़ें आपको यहाँ से मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, बाकी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हट जा रहा हूँ मैं।
अगला है निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, एक मूल 2 है। ये आपको दिखाना है, मतलब आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, उन इक्वेशन में आपको ये वो ढूंढना है, वो इक्वेशन आपको ढूंढनी है जिस इक्वेशन में मूल क्या हो, उस इक्वेशन का मूल क्या हो 2 हो, वो इक्वेशन आपको उसमें क्या करनी है, ढूंढनी। ये हमसे यहाँ पे जानना चाहता है, वो इक्वेशन आपको बतानी है जिसका मूल क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लिख देता हूँ मैं सारे इक्वेशन ताकि यहाँ पर मैं दिखा सकूँ, ठीक है ना, लिखना ज़रूरी है यहाँ पे। x² - 4x + 5 बराबर क्या है, 0 है। अगली इक्वेशन है x² + 3x है -12 बराबर 0 है। अगली है 2x² - 7x + 6 बराबर 0 है। और अगली है 3x² - 6x - 2 बराबर 0 है। एक एक करके चेक करते हैं, जो आ जाएगा वही इसका हो जाएगा। अब कैसे चेक करते हैं अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। x² - 4x + 5 है, x² + 3x है -12 है बराबर 0 है ना, 2x² - 7x + 6 और 3x² - 6x - 2 बराबर 0। समझिए क्या समझना है, आपको वो समीकरण बताना है जिसका मूल क्या है, 2 है। मैंने आपको बातें बताई हुई हैं। क्या बात बताई हुई है कि अगर यदि, है ना, अगर यदि किसी समीकरण का कोई मूल है, कोई भी समीकरण है, ठीक है ना, उसका अगर कोई मूल आता है, जैसे द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे बताइए। अगर द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल हो सकते हैं, अधिकतम इसके 2 मूल आपको मिलेंगे। क्यों हम ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि नियम है, नियम ये है कि यहाँ पर जो आपको अधिकतम घात वाला पद दिखता है ना, मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात होती है, जिसमें चर की क्या होती है, अधिकतम घात होती है, उसके उतने ही मूल होते हैं, है ना। यहाँ पर बताइए अधिकतम घात कितनी है, 2 है, मतलब इसमें कितने मूल होंगे, 2। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर देखो 3x है मतलब इसकी पावर 1 है, 4x है मतलब x की पावर यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम 2 ही है ना, तो इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। यहाँ पर कितने मूल होंगे, इसके भी 2 मूल होंगे, इसके भी कितने मूल होंगे, 2 ही मूल होंगे, इसके भी कितने मूल होंगे, 2 ही। ये मत सोचना कि 3 लगा हुआ तो 3 मूल इसके होंगे, इसके सामने 2 लगा हुआ तो 2 मूल होंगे। ये इसके क्या है, गुणांक है, कंपोनेंट है, ठीक है ना, ये इसके गुणांक है, इसको आपको नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको देखना है कि ये 2 है और यहाँ पर इस सारी जगह आपको 2 ही दिख रहा है, क्योंकि द्विघात समीकरण ही बोल रहा तो आपको द्विघात समीकरण देगा ही है। और द्विघात समीकरण मतलब 2 घात वाला समीकरण। द्विघात का मतलब क्या, नाम से ही पता, नाम में ही तो सारी चीज़ें हैं। द्विघात का मतलब 2 घात वाला समीकरण दे, और 2 घात वाला समीकरण है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 2 मूल आपको मिलेंगे। अब इसमें आपको कहा हुआ है कि एक मूल क्या है, 2 है। तो अभी हमने आपसे बात करना चाहा, मैंने थोड़ा सा अलग चला गया था, तो फिर से लौट के आते हैं कि हमने कहा था कि अगर किसी भी समीकरण के मूल हैं, कोई भी 2, क्योंकि 2 मूल हैं, मतलब इसके मान लीजिए 2 मूल हैं, इसको 2 मूल होंगे और वो 2 मूल मान लेते हैं हमें मालूम है, वो 2 मूल हमें क्या है, मालूम है। तो अगर किसी भी समीकरण के मूल आपको मालूम है और इसके 2 ही मूल होंगे, तो वो जो 2 मूल होंगे उन दोनों मूलों को जब अब इसमें आप रखोगे एक एक मूल को क्या करोगे, रखोगे किसके प्लेस पे, चर के प्लेस पे। चर के प्लेस पे जब आप रखोगे, एक मूल को रखोगे तब भी रिजल्ट 0 आएगा, दूसरे मूल को रखोगे तब भी रिजल्ट 0 आएगा। रिपीट करता हूं मैं, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी समीकरण के मूल हैं का मतलब इसके 2 मूल हैं, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अधिकतम पावर 2 है, इसके 2 मूल होंगे। तो अगर मूल इसके हैं तो उन दोनों मूलों में एक मूल को रखिए चर के प्लेस पे, x पे, तब भी रिजल्ट 0 आएगा। ये फैक्ट है, ठीक है ना। जब रखोगे तो 0 ही निकल के आएगा अगर इसका मूल है, ठीक है, नहीं है तो नहीं आएगा, सिंपल है, ठीक है ना। दूसरा रखोगे तब भी 0 है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है ना, इसके लिए मत घबराइए आप। चलिए, तो इतनी बात से आपका समझ में आई। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप 2 मोल अगर है तो इसमें किसी भी रखोगे तो 0 आ जाएगा, वही तुरंत बता देना कि वो समीकरण सही है, बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। क्लियर। चलो देखो पहला लेते हैं, x² - 4x
प्लस का 5 बराबर क्या है 0 है। तो LHS हम लेते हैं और RHS में अगर 0 आ जाता है, ये RHS है, ये LHS है, ये RHS है, तो RHS 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या करते हैं, x के प्लेस पे क्या रखना है, 2 आपको रखना है। देखिए बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 2 माइनस का 4 गुणे 2 प्लस का 5 है। ये 4 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर 5 4 9 माइनस का 8 हो जाएगा। LHS बराबर 9 माइनस 8 मतलब 1। बताइए 0 के बराबर आया है, नहीं आया है, 0 के बराबर ये नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे LHS बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो LHS बराबर जो है वो RHS के नहीं आ रहा है। यहाँ पर LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा है ना। x बराबर किस पे, 2 पे, x बराबर 2 पे LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो 2 है वो इसका मूल नहीं है, इसका मूल नहीं है। अगले पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे दूसरा लेकर के चेक करते हैं। x² प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0 है। इसमें भी हम क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 माइनस 12 है। LHS बराबर ये आपके पास क्या है, 4 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। LHS बराबर 10 माइनस 12, LHS बराबर कितना आ गया, माइनस का 10 माइनस 12 मतलब माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखो RHS के बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पर भी LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। मतलब 2 जो है इस वाले का भी मूल नहीं है। समझ में आ रहा है हमको इतना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए ये बात, मतलब ये 2 जो हैं वो खारिज हो गए, खारिज हो गए ना। चलिए देखिए आगे, यहाँ पे देखिए 2x² माइनस 7x प्लस क्या है 6 है, बराबर कितना है यहाँ पे 0 है। तो 2x² नहीं 2x² है ना, माइनस का 7x और प्लस का 6 बराबर कितना है 0 है। LHS यहाँ पर भी हम लेते हैं। 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 को रख दीजिए, बिल्कुल रख दिया, माइनस का 7 गुणे 2 रख दीजिए, प्लस का 6 है ना। ये 2 इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। LHS बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप देखो ये प्लस वाला तो 8 6 14 माइनस 14, ठीक है। अब ये कट ही जाएगा, बराबर क्या आ गया 0 आ जाए। तो LHS बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। 0 रिजल्ट निकल करके आ रहा है, मतलब RHS भी सेटिस्फाई हो रहा है कि जब हम x बराबर 2 रख रहे हैं तो RHS जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब 2 जो है वो इस वाले समीकरण का एक मूल है, इस वाले समीकरण का एक मूल है। अब दूसरा मूल क्या है, इसको आप इस को गुणनखंड विधि से आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद आपको दूसरा मूल भी हमसे यहाँ पर पूछा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा बढ़ने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा हुआ तो बस यही इसका क्या है आंसर निकल करके आ गया। आप इसको चेक करोगे, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। 3 कर दिया है तो इसको भी कर ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है 3x² माइनस का 6x माइनस 2 बराबर कितना है 0 है। तो LHS जब आप देखोगे है ना, तो 3 इंटू 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का 6 इंटू 2 माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो LHS बराबर 3 इंटू 2 जा माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 3 12 माइनस का 12 माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। 2 दूनी 4 3 12 और 6 दूनी 12, ये कट ही जाएगा है ना। LHS बराबर माइनस का 2, तो माइनस का 2 तो ना 0 आना चाहिए,
0 आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब LHS बराबर नहीं है इसके RHS के, तो ये भी जो है खारिज हो जाता है। मतलब ये जो है वो बिल्कुल क्या है, सही ऑप्शन है। इसका मतलब 2 जो है वो किस समीकरण का मूल है, इस वाले समीकरण का मूल है, बाकी किसी भी समीकरण का मूल जो है वो 2 नहीं है। उम्मीद करते हैं इस डिस्कशन से आपको इतनी चीज़ों से आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल फील हो गया होगा, समझ में नहीं फील हो रहा होगा आपके, और वो हमेशा आपके लिए ज़िंदगी में फील होता रहेगा और आप मस्ती से पढ़ते रहिए, यही उम्मीद करते हैं आपसे। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और दुआएं हैं, ठीक है ना, कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करिए, ये हमेशा आपके साथ रहती हैं, ठीक है। और आपसे अपेक्षा भी की जाती है, हर किसी की आपसे अपेक्षाएं होती है, घर वालों की, ठीक है, स्कूल वालों की, जहाँ कहीं भी आप स्टडी करते हो, सभी की आपसे अपेक्षाएं होती है, सभी से आपसे उम्मीदें होती हैं कि अच्छा कुछ करेगा तो हमारा नाम होगा, समाज का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, ठीक है। तो आप उसी के पर्पस से आप पढ़ाई करिए, ठीक है, ताकि उनका सपना जो है वो साकार हो, वो जो है उनके सपने जो है वो यूँ ही मत जाने दीजिए, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, है ना। आपके ऊपर ये दांव लगाए मत तरीके से, दांव स्कूल में, आप जिस स्कूल में पढ़ाई करते हो, एक दांव आपके ऊपर, मान लीजिए एक दांव, एक स्कूल वाले भी एक परीक्षा चल रही है, आपके ऊपर दांव लगाए हुए हैं कि ये कुछ अच्छा करेगा तो हमारे स्कूल का जो है थोड़ी सी उसका और रुतबा बढ़ेगा, ठीक है। तो आपसे ही उम्मीदें होती हैं, तो आप पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।